अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिस कार्बोहाइड्रेट्स। अगर सबसे पहले बात की, जो हमारे पास आता है मीनिंग के कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग क्या होता है, तो ये है कि द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तीनों चीज़ें हों, उनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हाइड्रेटेड कार्बन से मिलकर बना होता है। आगे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। तो वो इसकी डेफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। जो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आगे हमारे पास है कंपोजिशन के कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। दे आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज इन वाटर। तो जितनी हमारे पास वाटर की रेशियो होती है तो उसी तरह हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन की रेशियो सेम होती है। इसी वजह से कहा हुआ है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है ना, वो वाटर जितनी होती है, मतलब कि इन दोनों की सेम रेशियो होती है। अगर वाटर की रेशियो की बात की जाए तो वाटर की रेशियो होती है 2:1। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन की 2 रेशियो होती है और ऑक्सीजन की 1। तो इसी तरह इनकी जो रेशियो है सेम होती है। आगे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला। तो इनका फार्मूला ये होता है CX (H2O)Y। तो ये इसका फार्मूला है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है, फिर आपने डेफिनेशन, फिर आपने फार्मूला, तीनों चीज़ें लिखनी है, फिर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे हमने पढ़नी अपीयरेंस, मतलब कि अपीयरेंसीज के जो कार्बन है वो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में पाया जाता है, हमें कहाँ से मतलब कि मिलता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स की अपीयरेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कार्बोहाइड्रेट्स आर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अबंडेंटली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तादाद हो जिसकी, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में हमें मतलब कि फाउंड मतलब कि मिलते हैं। एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। और जो सेल के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सेल्स के पार्ट्स होते हैं उनमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल ये है कि सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन, रूट, ट्यूबर्स। तो आपकी बुक में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स थी, आपने जितनी करनी है आप कर ले। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखी। आगे हमारे पास है फंक्शंस के कार्बोहाइड्रेट्स से उनका क्या काम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। तो ये 2 तरह के काम करते हैं। एक करते हैं स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मतलब दूसरा ये मतलब कि मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। दूसरा इनमें यह है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो क्या होता है, वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल्स। तो जो सेल में एनर्जी का सोर्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सम कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है कि जो हमारे पास प्लांट्स में जो सेल वाल होती है ना, उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन थे कार्बोहाइड्रेट्स के। आगे हमने पढ़ना है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ से। अच्छा जी, ये हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ से मिलते हैं। तो उसमें पहला सोर्स ये है कि द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। दूसरा इनका सोर्स ये है कि दे आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होते हैं, वो मतलब कि उनका सोर्स क्या होता है, उनकी एग्जांपल्स क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है। आगे हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल कंबाइंस विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो जो सेल में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स के साथ और लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं, मतलब कम्बिनेशन करते हैं इन दोनों की चीज़ें के साथ। एंड द रिजल्टेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे तब हमारे पास 2 चीज़ें बनेंगी, एक बनेगी ग्लाइकोप्रोटीन्स, दूसरी बनेगी ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी। आगे हमारे पास है रोल, मतलब कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स इनका काम क्या होता है। इनका पहला काम ये, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। तो क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, ये बैक्टीरियल सेल वॉल में और एनिमल्स में ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन की, तो कार्बोहाइड्रेट्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो आपने सारा इसको इसी तरह लिखना होता है और आपको इंशाल्लाह नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।